पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर आइए। कौन से टाइप की मोटर, मशीन का लेक्चर हाँ देंगे, कौन से टाइप की मोटर रेयरली यूज करी जाती है? जल्दी से देखिए। आज भी मैं आपको बता दूं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं ज्यादा। आज तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के 7 से 8 क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो? 7 से 8 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के। आज के 50 क्वेश्चन में लगभग 7-8 इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए। बट आज के क्वेश्चंस इजी हैं, बाकी के क्वेश्चंस काफी कंपैरेटिवली इजी हैं, डेली के जैसे थोड़े से टफ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, कौन से टाइप की डीसी मोटर रेयरली यूज होती है, कम ही यूज होती है? बेटा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बड़ी ही घटिया किस्म की मोटर है, स्पीड इसकी हाई होती है, टॉर्क इसका कम होता है, इसीलिए ये यूज कहीं नहीं होती है, कोई नहीं यूज करता इस बेचारे बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब इज वर्किंग टेम्परेचर इज वेरी हाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से बल्ब का वर्किंग टेम्परेचर हाई होता है। कौन से बल्ब का वर्किंग टेम्परेचर हाई होता है? कौन से बल्ब का वर्किंग टेम्परेचर हाई होता है, वेरी हाई होता है वर्किंग टेम्परेचर? बताइए, वर्किंग टेम्परेचर कौन से लैंप का हाई होता है? वर्किंग टेम्परेचर किसका हाई होता है? बेटा इनकैंडिसेंट लैंप का वर्किंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है, याद रखिएगा। इसकी अगर ल्यूमिनेसेंस एफिशिएंसी पूछी जाए तो 8 से 35 ल्यूमिन पर वॉट इसकी एफिशिएंसी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 8 से 35 तक या 8 से 20 भी दे दिया जाता है, इसकी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है, मतलब सबसे कम एफिशिएंसी होती है। और अगर आपसे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी बोला जाए तो किसकी होती है बेटा? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है एलईडी की। एलईडी की एफिशिएंसी कितनी होती है? 200 ल्यूमेन पर वॉट, 200 ल्यूमेन पर वॉट, याद रखिएगा। अब ये जो फैक्ट बेस्ड डेटा है ना, ये सब आपका गर्दा उड़ा दिया बैच में अलग से फोल्डर बन रहा है, उसमें एक एक 2-2 मिनट के जो वीडियोज हैं उसमें सब में ये फैक्ट्स आपको अलग से दिए हुए हैं, तो आपको ना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप गर्दा उड़ा दिया बैच से जुड़े हुए हैं तो। अब जैसे वर्किंग आवर को लेके पूछ लेता है कि वर्किंग आवर कौन से होते हैं, वर्किंग आवर कौन से होते हैं ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वर्किंग आवर बेटा किसका है? एलईडी का। एलईडी का वर्किंग आवर लगभग 50,000 आवर है। ठीक है, 50,000 आवर बेटा लगभग एलईडी का वर्किंग आवर है। सबसे ज्यादा वर्किंग आवर होता है एलईडी का, याद रखिएगा। एलईडी का सबसे ज्यादा वर्किंग आवर होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटी बातें हैं ना, ये सब आपकी अवेलेबल हैं गर्दा उड़ा दिया बैच में, बहुत अलग अलग फैक्ट बेस्ड। 10 जूल पर कूलम। अब जूल पर कूलम है तो बेटा ये इसका आंसर क्या होगा? 10 जूल पर कूलम, बताइए 10 जूल पर कूलम ये क्या होगा बेटा? बताइए। वोल्ट की यूनिट होती है, वोल्ट क्या होती है? वर्क डन अपॉन कूलम, मतलब जूल पर कूलम। 10 वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर 2 वॉट मीटर मेथड, 2 वॉट मीटर मेथड के लिए कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टर्मिनल टू बोथ प्रेशर कॉइल? प्रेशर कॉइल को दोनों कॉमन कौन सा है? कौन सा कॉमन टर्मिनल है? बताइए कौन सा कॉमन टर्मिनल है? प्रेशर कॉइल को कौन सा कॉमन टर्मिनल है? प्रेशर कॉइल को कौन सा कॉमन टर्मिनल है, ये बताइए। प्रेशर कॉइल को कौन सा कॉमन टर्मिनल है? प्रेशर कॉइल को कौन सा कॉमन टर्मिनल है, बताइए। देखिए ध्यान से यहां तक एक प्रेशर कॉइल मेरी जुड़ी हुई है, देखिए ध्यान से, ये कनेक्टेड है, ये यहां से होती हुई यहां जुड़ी है, और ये भी यहां से होती हुई वाई से बी जुड़ी हुई है। तो बी देखा जाए कॉमन हो गया, क्योंकि वाई से भी बी पे जुड़ी है, आर से भी बी पे जुड़ी है, तो बी इज द राइट आंसर। बी फेज कॉमन फेज हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो आर से भी बी पे जुड़ी है, वाई से भी बी पे जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज करता है? कौन सा इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज करता है? कौन सा सिस्टम ऐसा है जो सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करता है? देखो होता क्या है, कुछ कुछ जगहों पे, देखो इंडिया में तो आपको मालूम है सिंगल फेज रहती है, आपको पता है सिंगल फेज से ट्रेन चलती है हमारी। पर बाहर की कंट्री में सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं कैंडो सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है कैंडो सिस्टम में, जो सिंगल फेज सप्लाई है उसको 3 फेज में बदल के 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाई जाती है,
और इस इंडक्शन मोटर से एक्चुअली हम लोग चलाते हैं किसको, अपने लोकोमोटिव्स को। तो जो लोकोमोटिव्स होते हैं वहां पे डीसी सीरीज मोटर से नहीं चलते, 3 फेज इंडक्शन मोटर से चलते हैं और उसको सप्लाई देते हैं 3 फेज से, जो कि कन्वर्ट की गई होती है सिंगल फेज सप्लाई से। पर ये यहां यूज नहीं होती, इंडिया में बाहर यूज होती है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। तो केंडो सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर गिवन डीसी शंट मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द पावर जनरेटेड बाय मशीन। पावर जनरेट के लिए कौन सा इसमें सही जवाब है, बताइए। पावर जनरेट के लिए इसमें कौन सा सही जवाब है? पावर जनरेट बाय मशीन क्या होती है? बेटा पावर जनरेट बाय मशीन क्या होती है? पावर जनरेट या तो ईबीआईए होगी अगर मोटर होगा तो, नहीं तो फिर ईजीआईए होगी अगर जनरेटर होगा तो। ठीक है, तो ये मोटर के लिए है और ये जनरेटर के लिए है। पावर मेरी जनरेटर होती है आर्मेचर के अंदर। ठीक है, फिर वो चाहे आपकी मोटर हो या जनरेटर हो। चलिए, तो बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। पावर जनरेट कह रहा है, देखिए ध्यान से, आपने देखा नहीं, जनरेटेड पावर कह रहा है ना इसमें। देखिएगा सौरभ, ये पावर जनरेट कह रहा है, मतलब कि पैदा कौन सी पावर हुई, तो पैदा के लिए बात हो रही है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा बेटा, है ना। नहीं तो पैदा, एक बात बताओ, पैदा क्या हुई? पैदा कहां पे होती है? टर्मिनल पे होती है कि पैदा आर्मेचर में होती है? ध्यान से सुनिएगा, पैदा टर्मिनल में होती है कि आर्मेचर में होती है? आप मुझे बताइए। पैदा टर्मिनल में होती है। देखिए छोटी सी गलती है, छोटा सा हेरफेर है इसमें, आप, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, पर गलती हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, समझ में आ गया ना, बस वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये सेशंस आपको समझाने के लिए ही है कि ये परेशान ना ही हुई है, कर लेंगे आप, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करने आते हो आप यहाँ पे सेशन में, इसलिए छोड़िए मत। सिलिकॉन 14 बेटा इसका क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। चलिए, ये थोड़ा सा ट्राई करने के बाद ही बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसे ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और शेयर वगैरह करते रहिएगा, लाइक अगर करना भूल गए हैं तो जरूर कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, चलिए। और आपको मैंने आज क्रोनोलॉजी समझाई थी, आज एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें मैंने आपको बताया है किस तरीके से कि हर दिसंबर में हर साल वैकेंसी यूपीपीसीएल जेई रिलीज करता है। ठीक है, और देखा जाए तो जब एग्जाम होता है, हर एग्जाम के 3 से 4-5 महीने, मतलब 4 से 5 महीने मैक्स टू मैक्स के बाद में वो वैकेंसी रिलीज कर ही रहा है। ये पिछले 2 बार का फ्लो चार्ट है। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, उसमें बाकायदा मैं लेके आया हूं कि 2020 का नोटिफिकेशन किस डेट में आया था, किस दिन एग्जाम हुआ था, फिर किस दिन आपका रिजल्ट आया, और फिर अगली वैकेंसी में कितना अंतर है, ये सब कुछ मैंने बताया था। कट ऑफ वाली, हाँ उसमें कट ऑफ भी मैंने बताई थी। ठीक है, उसमें मैंने कट ऑफ भी बताई है आप लोगों को, तो वो जरूर देखिएगा ना। ठीक है, जरूर देखिएगा एक बार उसे। चलिए, हाँ तो बताइए बेटा, बच्चे ध्यान से बताइए, इस बार यूपी से कब तक आए? मैंने वही बताया ना कि जो पिछला रिजल्ट आता है, उस वीडियो में मैंने यही बताया कि जो पिछला रिजल्ट आता है, हर उस रिजल्ट के लगभग 4 से 5 महीने मैक्सिमम में वैकेंसी देखी गई है पिछले 2 साल में। उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और अगर वीडियो आपको नहीं मिली हो तो टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाओ, वहां से आपकी कोई वीडियो मिस नहीं हुआ करेगी, ये मैं बता देता हूं आपको। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर कह रहा है कि कोई एक एक्स पोल है, 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटर है। ठीक है भाई, 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटर है, और उसे ड्रिवन करते हैं, ड्रिवन बाय 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर। 60 हर्ट्ज की सिंक्रोनस मोटर द्वारा चलाया जाता है, मतलब एक 60 हर्ट्ज की मोटर है। ठीक है, उससे चला रहे हैं। ये मोटर है और ये मेरा जनरेटर है 50 हर्ट्ज का। ठीक है, ये मेरी मोटर है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल फॉर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के लिए नंबर ऑफ पोल ज्ञात करें इसके लिए। ठीक है, और एक्स पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर, इसके पोल जो है ना वो एक्स है जनरेटर के, ये कह रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे दोनों की स्पीड तो सेम रहने वाली है। मान लो इसकी स्पीड क्या होगी 120 F/P, और इसकी स्पीड क्या होगी 120 F/P। ठीक है, अब वो पोल यहाँ पर, इसमें तो x है ना, और इसमें नंबर ऑफ पोल्स हमें ज्ञात करने हैं।
क्लियर है इतना पॉइंट बेटा? अब वो आ जाइए, फिर क्या है इसमें कर दीजिए। यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी 120F मतलब 50 है और पोल है X, और यहाँ पर 120F मतलब 60 है और पोल है P। तो बस फिर क्या है, 120 से 120 कैंसिल। यहाँ पर हमारा हो गया बेटा, जो पोल की संख्या हुई P क्या हुआ, 6/5 X मतलब 1.2X हमारा आंसर है। A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, A इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चे? समझ में आया सबको? ठीक है, कुछ नहीं है, दोनों को बराबर रख दिया है। सौरभ भारती को तो क्लियर है, बाकियों को क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डी बाई डी एक्स एफ एक्स 3x² हमारा दिया हुआ है, मतलब डी बाई डी एक्स एफ एक्स हमें दिया हुआ है, और एफ एक्स क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा, ये एक बात आपको बतानी है। ठीक है, ये एक बात आपको बतानी है। अब एफ एक्स क्या होगा बच्चे, ये डी बाई डी एक्स जो दिया हुआ है एफ एक्स, वो दिया हुआ है 3x²। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² dx हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करिए तो इसका हो जाएगा बेटा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x³ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर x³ आ जाएगा। C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चे? ठीक है सबको? चल, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। मैं पानी थोड़ा सा पी लूँ, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। सोच के बता दिया आप लोगों ने आंसर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इन इनिशियल कॉस्ट वेरी हाई, पावर प्लांट द इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई है। आवाज़ आ रही है ना भाई प्रॉपर तरीके से? इनिशियल कॉस्ट क्या है, वेरी हाई है, और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड पर मेगावाट ऑफ आउटपुट, अच्छा जो फ्यूल रिक्वायर्ड, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, शुरुआत का सेटअप बहुत महंगा है, और जो हमारा तेल पानी लगता है या कह लो फ्यूल लगता है पर मेगावाट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड लेस, तो जो हमारा फ्यूल है वो पर मेगावाट हमारा कम इस्तेमाल होता है। भाई डीजल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, डीजल में तो बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आंसर करो भाई साहब, मस्त आंसर है कसम से, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मतलब क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, देखते हैं कौन बंदा सही आंसर करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से कितने बच्चे इसे आंसर करेंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब इस क्वेश्चन को समझ गया ना वो बेटा कर जाएगा क्वेश्चन को अच्छे से। सबका सी है क्या? देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे। अच्छा ये सही से बताना कौन किसने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है, सच सच बताना कि भाई ये 6 और 12 मेरे हो गए पैरेलल में, तो 6 12 और ये 18 इस तरीके से, ये किसने कैलकुलेशन करी? फिर 4 और 4 8, टोटल करंट निकालूंगा, टोटल करंट हो गया 12/8, इस तरीके से किस किसने किया है? सच सच बताइएगा किस किसने ऐसा किया है, किस किसने सॉल्व किया है इस तरीके से बेटा, किस किसने सॉल्व किया है इस तरीके से, ये बताइए। आप में से कितने बच्चों ने इस तरीके से सॉल्व किया है? आप में से कितने बच्चों ने इस तरीके से सॉल्व किया है? आप में से कितने बच्चों ने इस तरीके से सॉल्व किया है? एक्चुअली बेटा यहाँ पे पता है क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है ना, वो करंट फाइंड करना नहीं पूछ रहा आपसे। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ करंट बताओ कितना मिल रहा है बी नोड पर, मतलब कितना आ रहा है कितना जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ करंट यहाँ पे कितने मिलजुल रहे हैं। अब मिलजुलने वाला कौन सा है? एक I1 एक I2 I3 यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब 3 करंट यहाँ पर मिलजुल रहे हैं। बिल्कुल सही बात, समझ में आया? चलो टोटल नंबर ऑफ, बहुत शानदार क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फायोल के द्वारा। अब देखिए ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, अब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट देखा जाए तो सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, अब आप पूरा तो पढ़ने बैठोगे नहीं, ये सब कुछ आपको गर्दा उड़ा दिया बैच में, प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको 14 प्रिंसिपल यहां पर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूं
अगर आप सेशन में भी आ रहे हो ना तो आपकी बहुत हेल्प हो रही है, मैं आपको बताऊं। ये हेनरी फॉयल हुआ करते थे, इन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए थे। कौन कौन से? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ऑर्डर, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, ये सब कुछ आपके बेटा हेनरी डी कॉर्प्स प्रिंसिपल में है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगर आप क्लास में भी आ रहे हो ना, मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आप सेशन में भी प्रॉपर आ रहे हो, बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये गारंटी है बेटा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, अब जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? इसको लिख लेगा, और जो अगर ढील बरतेगा कि भैया अभी नहीं लिख रहे बाद में देख लूंगा, उसकी बात कभी नहीं आने वाली। चलो 14 इसमें आंसर है। ठीक है, ये पूरे 14 प्रिंसिपल है हेनरी फयोल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, ये सब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। और उसकी पीडीएफ कहां मिल जाएगी बेटा? जुनून बैच के आपके एप्लीकेशन के अंदर जो जुनून बैच है, ₹1 का बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, वहां से पीडीएफ आप ले लीजिएगा। बताइए, इसको सॉल्व करिए। क्या है 3x² dx? सिंपल है, x³ 3 + c, मतलब x³ 3 + c। अच्छा 3 यहां पर था, मैं लिखना भूल गया, 3 से 3 कैंसिल हो गई, तो x³ c, x³ + c सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क इन 3-फेज इंडक्शन मोटर। बताइए, 3-फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क इन 3-फेज इंडक्शन मोटर विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा है। ठीक है, व्हेन रोटर रेजिस्टेंस पर फेज अपॉन रोटर रिएक्टेंस पर फेज क्या होना चाहिए? ठीक है, 3-फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा जब रोटर रेजिस्टेंस प्रति फेज बाय रोटर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस प्रति फेज क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बताइए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बताइए, बताइए। देखिए ध्यान से, मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमारी स्लिप क्या होती है? मैक्सिमम स्लिप क्या होती है? R/X, और हमें मालूम है मैक्सिमम टॉर्क जब आता है तब R2 और X2 बराबर हो जाते हैं। तो उस दौरान जो R और X है वो कुल मिला के बराबर हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे, मतलब 1 हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो हमारा रोटर रेजिस्टेंस पर फेज है वो R होगा, और रोटर रिएक्टेंस क्या है? वो मेरा R के बराबर ही हो जाता है, तो मतलब 1 हो जाएगा। कुल मिला के बात इतनी है। तो ये रेशियो बॉम्बे 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, चलिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर, कौन सी मोटर में कॉपर रिंग हम लोग लगाते हैं? कौन सी मोटर में कॉपर रिंग लगाते हैं? बताइए, कौन सी मोटर में कॉपर रिंग लगाते हैं? शेडेड पोल मोटर के अंदर हम लोग कॉपर रिंग लगाते हैं ताकि हमारा अनशेडेड पोर्शन से हमारा जो फ्लक्स है वो शेडेड पोर्शन तक जाए, शेडेड पोर्शन तक जाए, याद रखिएगा। ठीक है, हम इसीलिए लगाते हैं उस कॉपर रिंग को। और सबसे मजे की बात देखिए, शेडेड पोल मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जो आपकी शेडेड पोल मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जो आपकी क्या करती है बेटा? सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। इसके लिए आपको कोई कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए। बेल कर्व जो है वो किससे रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन में? जो मैथ्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, बेल किससे रिलेटेड है? बेल कर्व किससे रिलेटेड टर्म है? बताइए, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है बेल कर्व? देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके का कर्व आपका बनता है। ठीक है, अगर मैं आपको बना के और अच्छे से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का कर्व ये बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को हम लोग गॉस कर्व भी बोलते हैं या गॉसियन कर्व भी बोलते हैं, याद रखिएगा, गॉस कर्व या गॉसियन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना सबको क्लियर है बेटा? ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है। आइए देखिए, MT1 और MT2 और गेट टर्मिनल ये किसके होते हैं बेटा? ट्राइक के होते हैं। ठीक है,
ट्राइक के ही नाम होते हैं टर्मिनल के, MT1, MT2 और गेट। एक बार एक पेपर में दिया गया था, इसमें एनोड कैथोड दिया गया था, तब आंसर क्या लगाओगे? एनोड कैथोड और गेट। MT1 MT2 दिए ही नहीं रखे थे, एनोड कैथोड देख रखा था। अब आपके पास और कोई विकल्प नहीं था उस पेपर के अंदर, तब जाके मजबूरी में आपको एनोड कैथोड और गेट लगाना पड़ा था, जब MT1 MT2 और गेट नहीं दे रखा होगा तो। ठीक है, यही तो बात है कि ये दे रखा था ट्राइक, ये पूछा था कि ट्राइक का कौन सा हमारा टर्मिनल होता है, इसीलिए बेटा इस क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि ट्राइक के लिए पूछा गया था कि ट्राइक में कितने टर्मिनल होते हैं, तब जाके ये आंसर हमें दिया गया था ट्राइक के लिए। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखें। यहां पर पूछा है कि इस फिगर को देख के बताइए, और ये ए, ओ और बी है, जिसमें ए बी आर द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ये सपोर्ट के पॉइंट हैं। ठीक है, कौन सी एक्सप्रेशन सैग को कैलकुलेट करके देगी? कौन सी एक्सप्रेशन सैग को कैलकुलेट करके देगी? तो WL²/8T, यही हमें सैग को कैलकुलेट करके देती है, सैग को कैलकुलेट करके देती है। अब आपको मालूम है, अभी हमने 28 मार्च के पेपर सॉल्व करे थे, उसमें सैग के क्वेश्चंस आए थे जिसमें विंड प्रेशर दिया रहता है, न्यूमेरिकल था, और एक पेपर के अंदर 2 न्यूमेरिकल थे, एक ही पेपर के अंदर। आप मुझे बताइए, आपको सबको आते हैं सैग के न्यूमेरिकल विंड प्रेशर के टाइप में? यहां पे आंसर तो सी हो गया। सैग के वो न्यूमेरिकल जिसमें विंड प्रेशर दिया हो, क्या आप लोगों ने कभी करे हैं? क्या आप लोगों ने कभी ट्राई करे हैं या नहीं, ये बताइए। किस किस बच्चे को सैग वाले क्वेश्चन जिसमें विंड प्रेशर दिया रहता है आता है, ये बताइए। किए तो हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे ना बेटा, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, अगर मैं आपको बोलूं आप प्लेलिस्ट में जाओगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल हॉट टॉपिक करके होगा। मैं आप लोगों की बेटा मदद ही कर रहा हूं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा ना इस बात को। देखिए, इलेक्ट्रिकल हॉट टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस इलेक्ट्रिकल हॉट टॉपिक के अंदर मैं हर वो टॉपिक डालता हूं जो थोड़ा सा आपको सीखने लायक है और बच्चों को नहीं आता, मतलब छोटा सा टॉपिक डालता हूं जिसमें आप लोग उसे समझ सकते हैं। अब यहां पर आप बात को देखिएगा, मैंने यहां पर सैग क्वेश्चन जिसमें विंड प्रेशर दिया हो, बाकायदा प्लेलिस्ट में देखिए, सबसे एंड में यहां पर एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, वो बात तो सही है बेटा, पर उसका पूरा क्वेश्चन मैंने यहां पे करके दिया है इलेक्ट्रिकल हॉट टॉपिक्स में। आप सबसे आखिरी में जाके देखिएगा, टाइटल भी लिखा हुआ है कि सैग क्वेश्चन जिसमें विंड प्रेशर दिया है। ऐसे इसमें बेटा वो हॉट टॉपिक्स ही मैं डालता हूं जो छोटे छोटे आपको समझने चाहिए, तो आप देख लीजिएगा बाद में। चलो बताइए फटाफट से, ये बैटरी का कौन सा स्ट्रक्चर है? ये बैटरी का कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन से टाइप की बैटरी है ये बताइए कौन से। मैं ये बैटरी जो होती है, ये बटन सेल होती हैं। इस माइक के अंदर जो ये मैं माइक यूज कर रहा हूं ना, ये माइक यूज कर रहा हूं, इस माइक के अंदर भी बटन सेल ही डलती हैं। ठीक है, बटन सेल कौन सी होती है? जो छोटी छोटी घड़ियों में नहीं इस तरीके से सेल होती, गोल सी सेल होती हैं, छोटी सी, जो घड़ियों में डलती थी पहले, वो होती हैं बटन सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट अमंग अदर? इनमें से सब में से सस्ता कौन सा है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एफ एक्स डी एक्स मेरा माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, तो एफ एक्स क्या होगा? तो एफ एक्स क्या होगा? अब यहां पर देखिए कि एफ एक्स डी एक्स मेरा माइनस कॉस एक्स प्लस सी दे रखा है, तो एफ एक्स क्या होगा? अब देखो यहां पर इसने दे रखा है इस तरीके से, इस तरीके से यहां पर दे रखा है। अब बताइए एफ एक्स क्या होगा? वह यहां पर एफ एक्स क्या होगा? बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट से बताएंगे एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स क्या होगा बेटा? एफ एक्स क्या होगा? देखिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, बस पहले तो इस बात को हिंट दे दे रहा हूं, बाकी आप करके बताइएगा मुझे, बाकी आप करके बताइएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है, करके बताइएगा, करके बताइएगा बच्चे, सभी बच्चे करके बताएंगे।
साइन एक्स आंसर है। अच्छा देखो ध्यान से, यहां इंटीग्रल हो रखा है तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां डिफरेंशिएशन करूंगा। अच्छा जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, यहां पर इंटीग्रल हट जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा और ये एफ एक्स रह जाएगा खाली। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर साइन एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेशन इज कम्बरसम। देखिए एक्चुअली ये क्यूम्बरसम होता है, क्यूम्बरसम का मतलब होता है थोड़ी सी जटिल होना, जटिल है। कौन से सबस्टेशन का संचालन और रखरखाव दोनों जटिल है। याद रखिएगा इंडोर सबस्टेशन जो होते हैं जिसे हम लोग GIS बोलते हैं, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, इसमें क्या होता है जितने भी हमारे आउटडोर इक्विपमेंट होते थे, जैसे आउटडोर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, सर्किट ब्रेकर, और कौन कौन से होते हैं आउटडोर इक्विपमेंट्स, कौन कौन से होते हैं सर्किट ब्रेकर, और कौन से होते हैं इंसुलेटर, और कौन से होते हैं आइसोलेटर, और कौन से होते हैं आपका लाइटनिंग अरेस्टर। जो आउटडोर इक्विपमेंट होते हैं वो यहां पर एक पाइप के अंदर में खुले में ना रह के एक पाइप के अंदर गैस भर दी जाती है, उसके अंदर SF6। और मैं इस सबस्टेशन की विजिट भी करके आया हूं, नोएडा वगैरह में ये सबस्टेशन है। ये एक्चुअली सबस्टेशन उसी जगह बनाया जाता है जहां पर जगहों की बहुत कमी होती है, क्योंकि एक छोटे से कमरे में जगह यहां पर। सर मैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हूं, UPPCL JEE में अप्लाई कर सकता हूं, रिप्लाई मी प्लीज। UPPCL JEE में रिजल्ट होना जरूरी है, अब तुम देख लो भाई, अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा UPPCL JEE में अप्लाई नहीं कर सकते। तो GIS सबस्टेशन कौन सा होता है जिसमें हमारे जो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर हैं पाइप के अंदर होते हैं, दिखेंगे नहीं, और उस पाइप के अंदर SF6 भरी रहती है और एक छोटे से कमरे में ही पूरा सबस्टेशन बन जाता है। ठीक है, कोई घुमा है क्या आप में से SF6 ये GIS सबस्टेशन, कोई GIS सबस्टेशन घुमा है आपका। अच्छा AIS सबस्टेशन कौन से होते हैं, आउटडोर सबस्टेशन, आउटडोर जो सबस्टेशन होते हैं वो AIS होते हैं। आउटडोर सबस्टेशन जो होते हैं जो हमारे नॉर्मल हमें हर जगह गली मोहल्ले में दिख जाते हैं, जहां पे सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, ये सब कुछ एयर में ही रहता है। आपने देखा होगा सबस्टेशन का यार्ड बना होता है, वहां पे मौजूद होते हैं। अगर आपने GIS सबस्टेशन नहीं देखे तो नोएडा वगैरह में तो हैं, हर जगह तो मिलेंगे नहीं, ये पहली बात बता दूं। बॉम्बे में है, नोएडा में है, हर उस जगह पे हैं जहां पे थोड़ी जगह कम होती है, तो एक कमरे में बन जाते हैं ये खाली छोटे से। डाइपोल मूवमेंट बताइए क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट बताइए क्या होगा। यहां पे एक चार्ज है प्लस Q, यहां पे एक चार्ज है माइनस Q, और यहां पे R डिस्टेंस है। तो डाइपोल मूवमेंट बताएंगे बच्चे यहां पर क्या होने वाला है। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होने वाला है बच्चे, वो बताइए यहां पे, वो बताइए क्या होने वाला है डाइपोल मूवमेंट। अच्छा डाइपोल मूवमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, P से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना वेक्टर क्वांटिटी होती है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, बेसिकली Q इंटू R इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, और यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम मीटर, कूलम मीटर इसकी यूनिट होती है। चलिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में MBO को क्या पूरा फुल फॉर्म है, MBO का क्या फुल फॉर्म है वो बताइए, MBO का क्या फुल फॉर्म है वो बताएंगे फटाफट से। MBO का क्या फुल फॉर्म है वो बताइए। हाँ 2QR नहीं होती वैसा, वैसे देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2R। ठीक है, यहाँ ऐसे करके दिया जाए, यहाँ 2A दिया जाता है। ठीक है, अब ये 2A क्या होता है, डिस्टेंस होता है। 2A क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे 2A ना देके इसने पूरे को R दे रखा है, तो हम 2A थोड़ी लिखेंगे, फिर तो हम लोग R लिखेंगे। समझ में आया ना बेटा, तो इसीलिए QR लिख रहे हैं। आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मत जाइए करके, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, सिंपल, दैट्स इट। MBO को क्या कहते हैं बताएंगे सभी फटाफट से, MBO को क्या कहते हैं, MBO को क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO को, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, 1 2
3, 4, 5 और ये 6। पहला, पूरे ऑर्गेनाइज, इसका मैनेजमेंट का जो रोल होता है, किसी भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ को हम लोग क्या करते हैं, एमबीओ एक ऐसी टीम गठित करते हैं जिसमें हम लोग उस टीम के द्वारा सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा वो डिसाइड करवाते हैं। मतलब आपने कोई इंडस्ट्री खोली तो आप उस इंडस्ट्री का गोल क्या है, क्या आप ट्रांसफार्मर की कंपनी बनाना चाहते हैं, आप ट्रांसफार्मर की अगर कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप कितने केवी की कंपनी बनाना चाहते हैं, मतलब हाई पावर के ट्रांसफार्मर के कंपनी के नाम से जाने जाएं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कंपनी के नाम से जाने जाएं, गोल डिसाइड होते हैं। फिर हर एक एम्प्लॉय का रोल डिसाइड होता है कि भाई आपको मार्केटिंग देखनी है, कि भाई आपको एक काम करो, आपको टेक्निकल का हेड बना रहे हैं, आपको मार्केटिंग का हेड बना रहे हैं, आपको बेटा हम क्वालिटी का हेड बना रहे हैं, ठीक है। और इनका एक और रोल होता है मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस करना। ये मॉनिटर करना कि कौन व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो रही है, कौन कितना प्रोग्रेस कर रहा है। फिर फीडबैक लेके आना, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल देना कि भाई प्रमोशन कर दिया या मान लो तनख्वाह में बोनस दे दिया, और फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना लास्ट में कि भाई फाइनली अगर हमने देखा कि ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको इवैल्यूएट करके कुछ भी उसको रिवार्ड देना, उसका प्रमोशन करना। वो आप एमबीए भी किए हैं? नहीं भाई, मैं एमबीए नहीं किया हुआ हूँ, एमटेक किया हुआ हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एमबीए किया हुआ हूँ, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एमटेक किया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना पॉइंट। और ये सब कुछ बेटा गर्दा उड़ा दिया बैच में आपको मिलेगा ना, आप टेंशन मत लो, सब कुछ मिलेगा गर्दा उड़ा दिया बैच में, हल्का मत लो बेटा। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अकेला बंदा क्या करेगा, अकेला बंदा बेटा वो तगड़ा कंटेंट देगा ना, आप कहोगे कि बेटा, क्योंकि कंटेंट देने के लिए दिन रात दिमाग खपाना पड़ता है, और वो मैं खपाता हूं आप लोगों के लिए। पेपर सोल्यूशन इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको और अपडेटेड कंटेंट दे पाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन आप लोग ले पाएं कंटेंट के फायदे से। वर्क स्पेशलाइजेशन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? देखो, वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा सोच के बताइए। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा समझा रहे हैं, थैंक यू। चलिए, वर्क स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है वो बताइए फटाफट से। वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी बताइए, सोचिए। तुक्का मार रहे हो? तुक्का मार रहे हो? तुक्का मार रहे हो? क्यों, सच सच बताना, तुक्का कितने लोग मार रहे हैं? कितने लोग तुक्का मार रहे हैं, सही सही बताइएगा, कितने लोग तुक्का मार रहे हो? हाँ, कितने लोग तुक्का मार रहे हैं, सही सही बताइए। तुक्का डी, अच्छा। सुनना ध्यान से, वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी खोली, मान लीजिए आपने पान की दुकान खोली, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, पान की दुकान आपने खोली, और आपने जब पान की दुकान खोली तो आपने देखा कि यार ये वाला लड़का पान काटता बहुत बढ़िया है, और ये वाला लड़का पान पे चूना बहुत बढ़िया लगाता है, और ये बैठता जब है गद्दी पे तो बहुत पान बेचता है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है। तो जब आप लेबर को डिवाइड कर देते हो कि भाई तू ये वाला काम करना, भाई तुम ये वाला काम करना, तुम ये वाला काम करना, उसके स्पेशलाइजेशन के आधार पे, उसके स्पेशलाइजेशन के आधार पे कि यार तुम ये वाला काम अच्छा करते हो, एक काम करो, लेबर को डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर, ये होता है स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। आपने लेबर को कहा भाई आप एक काम करिए, आप ये वाला काम करते हैं, आप ये करिए, ठीक है, आप इस वाले काम में बेस्ट हैं, आप ये करिए, आप इस वाले काम में बेस्ट हैं, आप ये करिए, ठीक है। चलिए, खोका खोका अरे नहीं यार, तुम खोका नहीं खोलोगे भाई, तुम कंपनी खोलोगे सीधी यार, टेंशन ना लो, तुम कंपनी खोलोगे सीधी, खोका नहीं खोलोगे ठीक है, कंपनी खोलोगे ट्रांसफार्मर की, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो आओ देखो, फटाफट से देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है। डीसी मशीन लैप बाउंड की है अगर तो पी/ए का रेशियो बताइए क्या होगा, रेशियो ऑफ पी/ए। अब लैप बाउंडिंग में पी और ए दोनों बराबर होते हैं, तो इसका रेशियो बेटा क्या होगा, 1। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए बेटा थोड़ा सा जल्दी करते हुए चलते हैं, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है खींचने का। चलिए, पावर प्लांट में ऑपरेटिंग कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट का रेशियो किसमें सबसे लीस्ट है, किसमें सबसे लीस्ट है रेशियो,
किस में सबसे लीस्ट है? ये बीच बीच में बच्चे क्या गायब हो जाते हैं? बीच बीच में क्या बच्चे कुछ काम करने चले जाते हैं क्या? चलिए बताइए, पावर प्लांट में रेशो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट का लीस्ट किस में है? अब देखो लीस्ट कब होगा? जब ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी और इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम से कम होती है हाइड्रो पावर प्लांट में और इसकी इनिशियल कॉस्ट अच्छी खासी होती है। न्यूक्लियर से तो कम ही होती है बट फिर भी अच्छी खासी होती है, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी कम है। ठीक है, चलो पी स्पाइस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पिछली बार 2021 में ये क्वेश्चन 50 बार आया था और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि बेटा पेपर सॉल्व किया करो, क्योंकि देखो 2022 में भी ये पेपर में ये वो हुआ है, रिपीट हुआ है। आपके गर्दा उड़ा दिया बैच में मैंने पिछली साल भी करवाया था और इस साल भी मैं मतलब इसमें अपडेशन कर दूंगा। ठीक है, तो भैया ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पिछली साल भी बहुत बार पूछा है। क्या होगा इसका आंसर बताइए? पांडे अंकित, क्या हाल है बेटा? क्या हाल है? कभी कभी दिखते हो, क्या चक्कर है? डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्या? लो यार डी ऑप्शन दिखाते हैं तुमको यार, लो चलिए बताइए। डी ऑप्शन दिख नहीं रहा तो डी ऑप्शन दिखाते हैं। बताइए क्या होगा? अब पता है कान खिंचाई होनी चाहिए ऐसे में आपकी। 2021 के पेपर सॉल्व मैंने करवाए हैं, बाकायदा इतना बताया इसके बारे में, फिर भी नहीं आप लोग सीख पाए हो। हाँ, आप लोग भी ना अच्छा कंटेंट फ्री में दो ना तो कदर नहीं करते हो बिल्कुल भी यार। मेरे को बहुत दुख होता है इस चीज का, पता है। ए या डी? बाकी के बच्चे देखिए, पी स्पाइस का फुल फॉर्म होता है पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये क्या करता है? डीसी एनालिसिस। ये सॉफ्टवेयर है जो डीसी एनालिसिस करता है किसी सर्किट का, एसी एनालिसिस भी करता है सर्किट का, ट्रांजिएंट एनालिसिस भी करता है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस भी करता है किसी सर्किट का। ये है इस सॉफ्टवेयर का काम। चलिए आगे देखते हैं, कितने कंडक्शन मोड होते हैं एससीआर के अंदर? भाई 3 मोड तो एससीआर में होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और बेटा कौन सा होता है बताइए आप लोग? और किसी को याद है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हमारा मोड होता है। तो कंडक्शन मोड तो एक ही हुआ ना, दिल्ली इज द राइट आंसर। सर ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से। सर जी यूपीपीसीएल का पेपर 2 साल बाद देख रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन द सेंस बाद में तो देख लेते हो ना, बाद में देख लेते हो कि नहीं? ठीक है, चलिए आपको बता दूं कि कल ही यूपी आर्विनल टेक्नीशियन में जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उस बच्चे ने लगातार सेशंस लिए हैं। आप बिलीव नहीं मानोगे, उसने मेरे को खुद ने बताया है कि सर आपके सेशन में मैं मौजूद रहता था हर सेशन में। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सीखने वाली बात है। अब मैं क्या कहूँ, ठीक है। आप हाल बाकी तो चीज़ लड़का खुद कह देगा, इंटरव्यू जब उसका कंडक्ट कराऊंगा मैं तो खुद कह देगा। fx हमारा दिया हुआ है e की पावर kx से फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx। इसका हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो आप खुद देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम होता है, वही होता है, पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? 1/k, मतलब ये k यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा प्लस c। तो दिल्ली इज द राइट आंसर। फ्री की कोई कदर तो नहीं है, ये बात फैक्ट है। अच्छे कंटेंट में नहीं है, मतलब मस्ती मजाक करते रहो तो चलेगा सबको भाई, अच्छा लगता है सबको। इन अर्थिंग कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज वाटरमैन पाइप? कौन से पाइप को वाटरमैन पाइप हम लोग कहते हैं? ठीक है, अर्थिंग में कौन से पाइप को हम वाटरमैन पाइप कहते हैं? जीआई पाइप को, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को हम वाटरमैन पाइप अर्थिंग भी बोलते हैं। वाटरमैन पाइप अर्थिंग भी हम लोग इसे बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यार ये क्वेश्चन भी 2021 के पेपर का रिपीट क्वेश्चन है। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप जवाब दें।
क्लीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ऑयल लीकेज एट जॉइंट इज डन ऑन अ डैश बेसिस। किस बेसिस पे करना चाहिए ट्रांसफॉर्मर की सफाई और उसके ऑयल लीकेज को साफ, जो ऑयल लीक करता है उसको साफ कब करना चाहिए और ट्रांसफॉर्मर की सफाई कब करनी चाहिए? बताइए कब करनी चाहिए ये काम, कब करनी चाहिए? ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, गर्दा उड़ा दिया बैच में। अब वहां पे मैंने वकायदा ट्रांसफॉर्मर की सफाई डेली बेसिस पे क्या होनी चाहिए, ईयरली बेसिस पे क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। मंथली बेसिस पे कौन से काम होने चाहिए, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। इसमें बहुत लंबी लिस्ट होती है, मैं आपको बता दूं। अगर मान लो आपको डिसॉल्व गैस पता करनी है, आपको सवाल आ जाए डिसॉल्व गैस हमारी कितने समय में चेक करनी चाहिए ऑयल के अंदर, डीजीए बोलते हैं, डिसॉल्व गैस एनालिसिस बोलते हैं इसे ट्रांसफॉर्मर की। इसमें क्या होता है, ये हर 2 साल बाद करी जाती है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने पूरा इसे पढ़ाया हुआ है, गर्दा उड़ा दिया बैच में। तो डीजीए में डिसॉल्व गैस एनालिसिस बोलते हैं। हम ऑयल की गैस देखते हैं कि कितनी ज्यादा गैस निकल रही है ऑयल में से। अब जाहिर सी बात है, अगर ऑयल बहुत ज्यादा गैस रिलीज कर रहा होगा तो वो जल्दी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी टूटने वाली है, वो जल्दी से खराब होने वाला है ऑयल, अगर ज्यादा गैस छोड़ रहा है। हर 2 साल में डिसॉल्व गैस एनालिसिस करी जाती है ट्रांसफॉर्मर ऑयल की। पर यहां पे जो हमारा सवाल है उसका आंसर है बेटा ईयरली। ईयरली इज द राइट आंसर। गलत है पांड्या बेटा, क्वार्टरली नहीं करी जाती, ईयरली करी जाती है। और एक के बाद एक आप लोग क्या करते हो, दूसरे का जवाब कॉपी करते रहते हो। किसी एक ने दे दिया मतलब फटाफट से सब एक दूसरे का जवाब कॉपी करते रहते हो, ठीक है। चलो, यूपीपीसीएल जेई में वैकेंसी कब आएंगी? आज ही वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया है कि पिछले नोटिफिकेशन और आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी लगभग मैं बता दूं अप्रैल मई तक में वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। और आप तैयारी पहले से करके रखिए बेटा इस कंटेंट को, ठीक है। अब जिन लोगों का वैकेंसी आने पे मन करता है ना, तो फिर वैकेंसी आके चली भी जाती है, उनका कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है। तो आप देख लो, वैकेंसी आएंगी उसी दिन पढ़ाई शुरू करना और ख़त्म कर लेना। 18 तो टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ख़त्म कर लेना उसी समय पे। चलिए, व्हेन टॉइस इज कॉइन, मतलब व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, जब कोई कॉइन टॉस होता है तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? कोई भी कॉइन टॉस होगा तो टेल या हेड आएगा, ये तो तय है। अब टेल आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब इसमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का रेशियो पूछा है। अब भाई जब दोनों की प्रोबेबिलिटी का पूछा है तो वो तो 1 होगा ना। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ए विल बी द राइट आंसर ना। आगे देखते हैं, मैटलैब से जुड़ा आपका क्वेश्चन है। कह रहा है मैटलैब में ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो कौन से सिंबल से इंडिकेट किया जाता है? कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो कौन से सिंबल से इंडिकेट किया जाता है? अब देखो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये देख रहे हैं आप, ये है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां पर अगर आप देखें तो fx ऐसे ऐसे करके 1 लिखा हुआ है, इस तरीके 1 नहीं, मतलब ये कर्सर यहां पर है, ये कर्सर है, ये 1 नहीं लिखा हुआ है बेटा, कर्सर है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है। ये कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है, इसका क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है, इसका क्या मतलब होता है पूछ रहा है, इसका क्या मतलब होता है बताइए। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो क्या होती है? जिस पर हम लोग कमांड लिखते हैं। हम लोग यहां पर कमांड लिखते हैं, राइट कमांड। इस विंडो में हम लोग कमांड को लिखते हैं भाई, इस विंडो में हम लोग कमांड को लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, इस साइन का मतलब ये है कि ये इनपुट लेने के लिए तैयार है, इनपुट लेने के लिए तैयार है विंडो, ठीक है। ये विंडो इनपुट लेने के लिए तैयार है, वेट कर रही है कि आओ इनपुट दे दो। ये वेट कर रही है कि आओ इनपुट दे दो, कुछ भी लिखो हमारे पास आके, लिखो लिखो हमारे ऊपर कुछ लिखो, हम एज अ इनपुट इसे ले लेंगे। ये वेट कर रही है। तो इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे इंडिकेट करते हैं? इससे इंडिकेट करते हैं। और याद रखिएगा इसका क्या मतलब है कि ये तैयार है कमांड लेने के लिए। मान लो आपको x = 1 लिखना है कि भाई x की वैल्यू 1 है, तो ये आप यहां पर लिख सकते हैं x = 1, ठीक है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा फॉल्ट ये दर्शा रही है? ये फिगर कौन सा फॉल्ट दर्शा रही है? फिगर कौन सा फॉल्ट दर्शा रही है बताइए। ये फिगर कौन सा फॉल्ट दर्शा रही है?
ये जो फिगर है ये कौन सा फॉल्ट दर्शा रही है, बताइए। ये फिगर कौन सा फॉल्ट दर्शा रहा है बेटा, कौन सा फॉल्ट दर्शा रहा है? देखिए तीनों लाइन शॉर्ट सर्किट हो गई हैं, तीनों लाइन शॉर्ट सर्किट हो गई हैं यहाँ पे, तीनों लाइन शॉर्ट सर्किट हो गई हैं यहाँ पे। इसका मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट है बेटा ये, ठीक है। चलिए ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बेटा गर्दा उड़ा दिया बैच में है अवेलेबल, ठीक है, रिकॉर्डेड है, साथ के साथ आपको लाइव भी मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। याद रखिए आप लोग गिवन नंबर्स पे से या एप्लीकेशन लिंक को डाउनलोड करके आप लोग ये बैच देख सकते हैं। आइए सिलिकॉन को ऐड करके बताइए फटाफट से। एडिंग सिलिकॉन 0.5 से 4% बाय वेट टू आयरन, मतलब हम लोग सिलिकॉन को ऐड करते हैं, एडिंग सिलिकॉन 0.5 to 4% बाय वेट टू आयरन। आयरन के अंदर हम लोग जो सिलिकॉन ऐड करते हैं उससे होता क्या है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, क्या होता है उससे, बताइए क्या होता है उससे? बेटा रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, मतलब रो बढ़ जाता है, और जब रो बढ़ेगा तो एडी करंट लॉस बेटा क्या होगा, एडी करंट लॉस क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रो के बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने पर एडी करंट कम हो जाएंगे, एडी करंट कम हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बताइए ये आईसी का फिगर दे रखा है, यहाँ पे कह रखा है कि ये आईसी की इमेज है, पिन नंबर 1 बताओ क्या होगी, पिन नंबर 1 बताओ क्या होगी। ये आईसी की इमेज दे रखी है। बेसिकली ये 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 6 7 8 इस तरीके से आपकी पिन होती है। अब बताइए कौन सी पिन कौन सी होती है। देखिए ये ग्राउंड पिन होती है बेटा, याद रखना ये होती है ग्राउंड पिन। पहली चीज तो यहाँ पर 1 नंबर पिन कौन सी है, ए, ठीक है। 1 नंबर पिन कौन सी है बेटा, यहाँ पर ए पिन है, तो आपका आंसर हो गया दिल्ली, आपका आंसर हो गया बेटा दिल्ली, ठीक है, क्लियर है। अब ये पिन होती है ग्राउंड पिन, ये होती है ट्रिगर पिन, ये पिन होती है आउटपुट पिन बेटा, और आपकी जो बी पिन होती है वो कौन सी होती है बेटा, रीसेट पिन, वो कौन सी होती है, रीसेट पिन, ठीक है। ये इस तरीके से आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में ये बेटा आपके होना चाहिए, क्लियर है। अगर 8 नंबर की पिन की बात करें, कोई बता दीजिए डी नंबर पिन कौन सी होती है, 8 नंबर पिन डी सप्लाई पिन है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये पावर पिन होती है या सप्लाई पिन होती है, या कभी कभी इसे वीसीसी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। डिस्चार्ज पिन होती है बेटा ये, ठीक है, डिस्चार्ज पिन होती है, ये कंट्रोल पिन होती है सी से, और ये थ्रेशोल्ड पिन होती है 6 नंबर। अब ये सब चीजें बेटा आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। मैं इतनी चीजें जो बता रहा हूं ना, आईसी का मतलब क्या हो गया बेटा, ओपैम्प। अब ये जब इतनी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आपको जनरल नॉलेज के लिए नहीं बता रहा हूं, आपके लिखने के लिए बता रहा हूं। सच सच बताना, ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे इन बातों को लिखते हैं, सच सच बताइएगा, कितने बच्चे इन बातों को लिखते हैं, कितने बच्चे इन चीजों को लिखते हैं, सच सच बताना कितने बच्चे लिखते हैं। कितने बच्चे लिखते हैं वाकई में इसको। यह सब ऐसे ही चला जाता है। स्क्रीनशॉट वालों की तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है। एक बात हमेशा याद रखना, मोबाइल फोन में ना स्क्रीनशॉट चले जाते हैं नीचे। इंसान को बस ये याद रहता है कि मैंने किसी लड़की की डीपी की स्क्रीनशॉट लिया था, मुझे बस वो देखना है। अब एक बात बताओ, सर का तुम कंटेंट तो देखने से रहे स्क्रीनशॉट में, किसी लड़की की डीपी को ही देखोगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट में तो सर को तुम भूल जाओगे, इसको तुम छोड़ दो। सर TG2 के लाइक का कंटेंट लिख लेते हैं। पांडे कैसा गया यूपी आरवीएनएल का रिजल्ट बेटा, यूपी आरवीएनएल का रिजल्ट कैसा गया? स्क्रीनशॉट का तो बर्बाद है बेटा जिंदगी में, स्क्रीनशॉट वाले तुरंत बर्बाद आदमी है, मैं पहले कह दे रहा हूँ, ठीक है। रोहित आप तो लिखते हैं, वेरी गुड, ठीक है। सच सच बताना आप कि अगर आप स्क्रीनशॉट केवल और केवल आप लोग लड़कियों की फोटो ही देखते होगे, गारंटी बोल रहा हूँ, कोई कंटेंट नहीं देखता, सब चला जाता है नीचे, और लास्ट में कभी फोन खो जाता है तो वो स्क्रीनशॉट भी चले जाते हैं, या फिर लास्ट में मेमोरी फुल हो जाती है तो डिलीट होते हैं।
ठीक है। और सर इतने स्मार्ट है नहीं है कि तुम उनका स्क्रीनशॉट देखो बार बार, तो ये तो ज्ञान हमें दो मत, तुम स्क्रीनशॉट से कितना पढ़ते हो। चलो, ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं, दो यूनिट वेक्टर हैं ए और बी। आज ही सुबह वेक्टर का लेक्चर करा रहा था जिसमें ए और बी में दो वेक्टर एरो आपको दिए होंगे। देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू, तो जो ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट। देखो ये जो दो वेक्टर है ना, आप समझ लो दो बॉल हैं। अब इन दो बॉलों का दो तरीके से प्रोडक्ट ले सकते हो आप। एक ले सकते हो आप बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, एक ले सकते हो आप इसका बेटा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट आप इसका ले सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और ये कैसे दिया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे दिया जाता है। और स्केलर प्रोडक्ट कैसे दिया जाता है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट कैसे दिया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, ये ऐसे दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आया? चलिए, हाँ ये समझ लीजिए, दोनों बता दिया है। ठीक है, दोनों बता दिया है। तो यहां पर कॉस एंगल आ रहा है ना, कॉस एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कॉस एंगल से दिया जाता है। चलिए चलिए, नहीं है ना, क्रॉस एंगल से दिया जाता है। आगे चलते हैं, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन इज कॉल्ड टीटी कनेक्शन। कौन सा ट्रांसफॉर्मर को टीटी कनेक्शन भी बोला जाता है, कौन से ट्रांसफॉर्मर को टीटी कनेक्शन भी बोला जाता है, स्कॉट कनेक्शन को टीटी कनेक्शन भी बोला जाता है। ये कनेक्शन कौन से सप्लाई को कौन से सप्लाई में चेंज करता है, बताइए। कौन से सप्लाई को कौन से सप्लाई में चेंज करता है, बताएंगे बच्चे आप। कौन से सप्लाई को कौन से सप्लाई में चेंज करता है, कौन से सप्लाई को कौन से सप्लाई में चेंज करता है बेटा। बस, बहुत बढ़िया, सिंगल फेज टू टू फेज। और कोई, दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं इसमें, टीजर ट्रांसफॉर्मर और मेन ट्रांसफॉर्मर, पता है ना आपको ये बात। ठीक है, और सिंगल फेज टू टू फेज और वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना पॉइंट, ये काम करता है। और आर्क फर्नेसेस भट्टियों में, आर्क फर्नेसेस भट्टियों में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस भट्टियां जो होती हैं वहां इसका एप्लीकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड वी कर्व और वी कर्व के अंदर कॉमन पैरामीटर क्या होता है, कॉमन पैरामीटर क्या होता है, इन दोनों के अंदर कॉमन पैरामीटर क्या होता है, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के अंदर कॉमन पैरामीटर क्या होता है। पांड्या आपका कैसा रिजल्ट गया, रिजल्ट कैसा गया बेटा आपका, रिजल्ट कैसा गया आपका यूपीआरवीएनएल का बेटा। रिजल्ट कैसा गया बेटा आपका। देखिए वी कर्व होता है वो IA और IF के बीच होता है, और जो इन्वर्टेड वी कर्व होता है वो IF और cos फाई के बीच में होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यहां पर ये हो जाता है कि बेटा वी कर्व जो है हमारा, दोनों में कॉमन क्या चीज है, फील्ड करंट दोनों में कॉमन है, फील्ड करंट दोनों में कॉमन है। याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, फील्ड करंट दोनों में कॉमन है। नहीं हुआ यार, कैसे ऐसा कैसे हो गया यार। चलो अब ये बताइए कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है ये। पांड्या एक बार बात करना मेरे से, आप ना, आप मेरे से बात करिएगा एक बार, आप कैसे कहाँ कमी रह रही है एक बार बात करिएगा ना। आप गिवन नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर अपन कभी बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, जब भी पैरेलल होता है तो हमारा और होता है, याद रखना, जब भी पैरेलल होता है पीएलसी में तो ये हमारा और गेट होता है। ठीक है, और अगर ये सीरीज में होता तो हमारा बेटा होता एंड गेट, एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ सीरीज तो है नहीं है, ए और बी जो दोनों हैं वो मेरे पैरेलल में हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी। ठीक है, और गेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ए और लॉजिक। ठीक है, ए और लॉजिक यहाँ पर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए,
पीपीएम का क्या मतलब है? पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। याद रखिएगा, जो सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज डाली जाती हैं, जैसे एन टाइप में हम लोग क्या मिलाते हैं? पा, ठीक है, और पी टाइप मटेरियल में हम लोग क्या मिलाते हैं? बागी, ठीक है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे पा और बागी जो हम मिलाते हैं इंप्योरिटीज, उसको नापने का एक पैमाना है, मापदंड है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा इंसुलेटर आइडेंटिफाई किया जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पे? आइडेंटिफाई किया जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पे, बताइए कौन सा आइडेंटिफाई किया जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पे? सिरामिक। सिरामिक को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पे कईयों बार यूज करते हैं, ठीक है। बताइए, इस चित्र में ये कौन सा इंसुलेटर है? इस चित्र के अंदर ये कौन सा इंसुलेटर दिया हुआ है? ये कौन सा इंसुलेटर है इस चित्र के अंदर? गाय इंसुलेटर है बेटा, ठीक है, गाय इंसुलेटर है। अब आपके बेटा जो ये नोट्स है ना, इसमें सब कुछ बेटा फोटोज के द्वारा सब कुछ समझाया गया है। अगर आप ये देखेंगे ना, ये जो क्लास में आपके नोट्स यहाँ पर हैं, इसमें सब कुछ बेटा आपको नोट्स के द्वारा, इसमें बाकायदा आपके पावर सिस्टम के हर चीज़ के ना नोट्स में भी फोटोज आपके लगी हुई हैं, है ना। तो इससे क्या रहता है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। जैसे आप देखिए, हर चीज़ के सर्ज अरेस्टर वगैरह, देखिए इन सब की फोटोज आपकी लगी हुई हैं कि सर्ज डाइवर्टर कैसा होता है। तो आपको चाहिए कि भी इस तरीके से आपको कंटेंट में ना, आपको अपने कंटेंट में थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है। हर चीज़ का आपको फिगर आपको दिया रहता है। जैसे ये क्या है? डिजिटल क्लैम्पोमीटर है। तो ये सब कुछ आपको क्लास में वहाँ पे पढ़ाया ही जाता है। तो गाय इंसुलेटर में याद रखिएगा हम लोग ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग? लाइटनिंग के लिए हम प्रोटेक्शन के तौर पे यूज नहीं कर सकते। कौन सी चीज है बेटा, बताइए, किसको हम प्रोटेक्शन के तौर पे यूज नहीं कर सकते? लाइटनिंग में, मतलब बिजली कड़कने में किसको यूज नहीं कर सकते? बिजली कड़कने में किसको यूज नहीं कर सकते बेटा? सर्किट ब्रेकर को बिजली कड़कने में यूज नहीं करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर को करते हैं, अर्थिंग अरेस्टर को करते हैं, ओवरहेड अर्थ वायर को करते हैं, सर्किट ब्रेकर को नहीं करते, ठीक है, सर्किट ब्रेकर को नहीं करोगे। चलो, ये आप बताइए, प्लेट अर्थिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली डिफरेंस इफ वी यूज जीआई प्लेट इंस्टेड ऑफ कॉपर प्लेट? हमें ये बताइए, कह रहा है प्लेट अर्थिंग के अंदर अगर मैं जीआई प्लेट इस्तेमाल करूं कॉपर प्लेट की जगह, तो केवल डिफरेंस क्या होता है? केवल डिफरेंस क्या होता है ये पूछ रहा है बस। देखो यार, कॉपर प्लेट की 3.18 mm थिकनेस होती है और जीआई प्लेट की लगभग 6.14 आई थिंक है ना, 6.14 mm थिकनेस होती है। बस थिकनेस का ही अंतर होता है दोनों में। बाकी दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की 60 × 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और उसकी भी 60 × 60 सेंटीमीटर होती है दोनों की। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की सेम है, जीआई और कॉपर की। अब कॉपर का पता ही है आपको कि रेजिस्टेंस अच्छा होता है, तो एरिया कम में ही काम चल जाता है, कम एरिया में ही वो अच्छा रेजिस्टेंस दे देता है। इसका हमें एरिया ने बढ़ाना पड़ता है, एरिया बढ़ा के हमें, ताकि रेजिस्टेंस कम मिल सके, कम से कम रेजिस्टेंस मिल सके, बस इतना ही है ना। हाँ, 6.14 नहीं 35, सही कह रहे हो, 35 होती है, थोड़ा भूल गया, ठीक है, थोड़ा 35 होती है। चलिए, डीसी मशीन के अंदर कौन सा पार्ट नहीं रोटेट करता है? भाई ब्रश रोटेट नहीं करता। क्या इसमें टाइम लगाना बहुत जल्दी है कि नहीं? कौन सा नहीं पार्ट रोटेट करता, बताइए कौन सा पार्ट रोटेट नहीं करता बेटा? ब्रश नहीं रोटेट करता, ठीक है, ब्रश रोटेट नहीं करता। ठीक है, थायरेस्टर, द रेशो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट इज, ठीक है। अब बताइए, थायरेस्टर का रेशियो लैचिंग करंट बाय होल्डिंग करंट का क्या रहता है? बेसिकली जो लैचिंग करंट होता है वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट होता है, याद रखिएगा। लैचिंग करंट हमारा ऑन करते समय एससीआर को काम में आता है और होल्डिंग करंट हमारा एससीआर को ऑफ करने के काम में आता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1, हाँ भाई ग्रेटर देन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बताइए कोरोना लॉस में और एयर डेंसिटी फैक्टर डेल्टा में। कोरोना लॉस और
एयर डेंसिटी फैक्टर डेल्टा में रिलेशन बताइए, फटाफट से रिलेशन बताइए। ये क्वेश्चन आप बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बेटा। तुक्का मत मारो, ए सही है कि नहीं है, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं बेटा, तुक्का नहीं। तुक्का नहीं, तुक्का नहीं बेटा, तुक्का नहीं। अब आप सोचो आपको सेशन लेने की कितनी ज़रूरत है, आप ये सोचो कितनी ज़रूरत है सेशन लेने की। किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है बेटा अभी तक, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, क्या होता है हमारा पावर लॉस, क्या होती है पावर लॉस बेटा, क्या होती है हमारी 241 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन डेल्टा एफ प्लस 25, यही होती है बेटा, ठीक है। v माइनस वी सी स्क्वायर अंडर रूट क्या रहता है बेटा, डी बाई आर रहता है ना शायद, हाँ डी बाई आर ही रहता है। तो यहाँ पे पीसी कोरोना लॉस और डेल के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनेगा, डेली इज द राइट आंसर, डेली इज द राइट आंसर। पुनीत चौरसिया ने बी और डी दोनों मिक्स कर दिए, कह दिया सर आप देख लो जो पसंद आए वो वाला ले लेना। हाँ आर वाई डी नहीं होता, डी वाई आर होता है शायद, देखो आर वाई डी वाई आर होता है, हाँ डी वाई आर होता है, थोड़ा भूल जाता हूँ यार। ठीक है, आर बाई डी कभी कभी भूल जाता हूँ, हाँ सही कह रहे हो, आर बाई डी होता है, ठीक है। समझ में आया बेटा, समझ में आया पॉइंट। मेन चीज है ये, यहां पर ध्यान रखनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर 99% ऑफ गैसेज इन ड्राई एयर। ड्राई एयर में 99% गैसेज किसको मिला के होती हैं, बताइए किसको मिला के होती हैं 99% गैसेज, 99% गैसेस किसको मिला के होती हैं। नाइट्रोजन होती है बेटा 78%, तो ऑक्सीजन होती है 20%, ठीक है, हालांकि आजकल कम होती जा रही है। तो लगभग 99%, मतलब ये समथिंग पॉइंट में होती है, समथिंग 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना रही हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम लोगों ने यहाँ पर बेटा पूरा सेशन कवर कर लिया, और आज कौन सा सेशन कवर किया है बेटा, मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। 29 मार्च शिफ्ट 1 2022 यूपीपीसीएल जेई का पेपर हम लोगों ने कवर किया। पार्ट 2 हम लोगों ने आज कवर किया, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 हमने कवर किए।